जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज हम 5 नवंबर का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सारे एडिटोरियल को कवर करने हम यहाँ नहीं बैठेंगे, है ना। जो भी हमारे यूपीएससी मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा वही हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो एडिटोरियल है उनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, ताकि यदि आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना, कोई वीडियो से नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपना खुद से पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो आप एडिटोरियल जो है वो सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ दिक्कत यही है कि वो एडिटोरियल सेलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा एडिटोरियल हमको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है ना। वो सारे एडिटोरियल पढ़ने लगते हैं और पूरा दिन इसी में निकल जाता है न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते, ठीक है। तो वो गलती हमको नहीं करनी है ना। तो सीखो कैसे एडिटोरियल जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। अब देखिए, पहला जो एडिटोरियल आप देखेंगे, बिग टेक फेल अनसेफ ऑनलाइन स्पेस फॉर वुमेन्स, है ना। अब ये जो एडिटोरियल है, जीएस पेपर 1 जो है वहाँ पे सोसाइटी एक अलग से सब्जेक्ट है ना, वहाँ पे वुमेन्स एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो ये आपको वहाँ पे यूज़फुल रहेगा। और यदि आप जीएस पेपर 3 की बात करें, जीएस पेपर 1 में ये काम का है, ठीक है। और जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी में आप देखिए साइबर क्राइम है ना, वहाँ भी ये यूज़फुल रहेगा। ओके, तो ये वाला एडिटोरियल हम कवर करेंगे। उसके बाद आप देखिए, अ केस फॉर कोडिफाइंग टोटलिटेरियनिज्म। ओके, तो ये वाला जो एडिटोरियल है ये अफगानिस्तान के ऊपर लिखा गया है और ये कुछ खास है नहीं, है ना, तो इसको हम छोड़ेंगे। ओके, फिर आप देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है, टाइम फॉर एक्शन, है ना, कंक्रीट एक्शन मस्ट टेक सेंटर स्टेज इन क्लाइमेट मिटिगेशन। तो ये आपका जीएस पेपर 3 जो है ना, जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट में ये काम आएगा, ठीक है। तो ये वाला हम कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, रिन्यू टेरर टेररिस्ट अटैक नॉन लोकल इन कश्मीर वैली टू इनवाइट स्टेट रिपर्शन, है ना। तो ये इतना कोई खास है नहीं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो द हिंदू में आपके पास 2 एडिटोरियल हैं जो काम के हैं। ओके, समझ में आया होगा कि आपको एडिटोरियल कैसे सेलेक्ट करना है। फिर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में हम देखें तो ये आपका यूएस इलेक्शन से रिलेटेड है, तो इसको हम छोड़ेंगे, है ना। ये वाला यूएस इलेक्शन से रिलेटेड, इसको हम छोड़ेंगे। ये वाला भी यूएस इलेक्शन से रिलेटेड, इसको भी हम छोड़ेंगे। ये वाला हम करेंगे चेकिंग अ कंटेजियन, ठीक है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है ना, इसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना। इंडिया में जो टीबी केसेस हैं उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है। बाकी ये क्या बात कर रहा है, बियॉन्ड द स्टारडस्ट रोहित बाल अंडरस्टूड द फैशन मस्ट स्पीक द कॉमन मैन लैंग्वेज। ये कोई काम काम का हमारे है नहीं। तो यहाँ पे हम देखें इंडियन एक्सप्रेस में हमारे पास सिर्फ एक एडिटोरियल जो है वो काम का है। ओके, तो इस तरह हमको एडिटोरियल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये इतना आप सीख गए होंगे कि हमको एडिटोरियल कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं बिगिनर्स जो है उनको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत उन्हीं के साथ है ना। जो एक्सपीरियंस है वो तो खुद सेल्फ पढ़ ले रहे हैं, वो वीडियो से भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो खुद सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, खुद न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, चलो शुरू करते हैं हम अपना एडिटोरियल डिस्कशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिग टेक फेल अनसेफ ऑनलाइन स्पेस फॉर वुमेन। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे इश्यूज विद सोशल मीडिया एंड बिग टेक, उसके बाद हम देखेंगे मिसप्लेस एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, चैलेंजेस ऑफ मॉडरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर एंड बिग टेक क्या है ये देखेंगे, नीड फॉर स्ट्रक्चरल चेंज वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे कंक्लूजन। इस तरीके से हम ये वाला एडिटोरियल जो है कवर करेंगे। उसके बाद है टाइम फॉर एक्शन, जो क्लाइमेट मिटिगेशन से रिलेटेड था उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें भी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट एक्शन क्या है, ठीक है। करंट ग्लोबल इमिशन स्टेटस क्या है, चैलेंजेस क्या है, रोल ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, पेरिस एग्रीमेंट की यहाँ पे बात की गई है जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसकी बात की गई है, कन्फ्लिक्ट इन क्लाइमेट नेगोशिएशन इसकी हम बात करेंगे, नीड फॉर बैलेंस अप्रोच और कंक्लूजन, है ना। इस तरीके से हम ये वाला एडिटोरियल यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। थर्ड हमारा है चेकिंग अ कंटेजियन, है ना। डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट आई है उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रोग्रेस इन टीबी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ये देखेंगे, उसके बाद डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस ये देखेंगे, उसके बाद आएगा परसिस्टेंट चैलेंज इन टीबी एलिमिनेशन, फाइनेंस कॉन्स्टेंट एंड फंडिंग गैप क्या है वो देखेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरीके से हम अपना जो एडिटोरियल डिस्कशन है यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, 3 एडिटोरियल है, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह आपको वीडियो मिलेगी डेली बेसिस पर। चलो, बिग टेक फेल अनसेफ ऑनलाइन स्पेस फॉर वुमेन। इंट्रोडक्शन में देखें, द आर्टिकल डिस्कस द चैलेंजेस
वुमेन फेस ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पे जो वुमेन्स जो चैलेंज फेस कर रही हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। स्पेशली ड्यूरिंग हाई प्रोफाइल इवेंट लाइक यूएस इलेक्शन, इट हाईलाइट हाउ प्रोमिनेंट फीमेल फिगर लाइक यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आर ऑफन टारगेटेड विथ मिसोजेनिक अटैक, एआई जनरेटेड मिस इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल अब्यूज। तो ये सब हुआ किसके साथ? जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनके साथ ये सब चीजें हुई हैं। ठीक है, मिसोजेनिक अटैक हुए हैं, एआई जनरेटेड मिस इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्कुलेट हुई है और पर्सनल अब्यूज किया गया है, विच राइजेस कंसर्न अबाउट द रोल ऑफ बिग टेक इन प्रोटेक्टिंग यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिग टेक कंपनी है ना, उनके रोल के ऊपर यहाँ पे बात की गई है और कंसर्न उठाया गया है कि वो अपने जो यूजर है उनको उनको कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे सेफ नहीं है ना, वाइस प्रेसिडेंट है वो सेफ नहीं है, तो फिर आम जो नागरिक है, आम पब्लिक है, वो कैसे सेफ होगी? तो इस एडिटोरियल में जो बिग टेक कंपनी है ना, उनके ऊपर यहाँ पे कंसर्न राइज किया है। ओके, इश्यूज विद सोशल मीडिया एंड बिग टेक क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफन फेल टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम ऑनलाइन अब्यूज डिस्पाइट एआई एंड ऑटोमेटेड मॉडरेशन, हार्मफुल कंटेंट फ्रिक्वेंटली स्प्रेड अनचेक। जो हार्मफुल कंटेंट है वो फ्रिक्वेंटली स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, उनको कोई चेक नहीं किया जा रहा, अनचेक तरीके से वो सीधे स्प्रेड हो रहे हैं। कहाँ पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके पास तो पावर होती है ना कि यार वो उसको चेक करे। ठीक है, कुछ ऐसा हार्मफुल कंटेंट है या उसको अल्टर्ड कंटेंट है, ठीक है, तो उसको थोड़ा से यहाँ पे चेक करके उसको यहाँ पे अपलोड किया जाए। तो ये सब पावर होती है किसके पास? बिग टेक कंपनीज के पास, सोशल मीडिया कंपनीज के पास, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। ठीक है, अभी जो हार्मफुल कंटेंट जो फ्रिक्वेंटली स्प्रेड हो रहा है ना, अनचेक तरीके से, ये कंटेंट क्या है? दिस कंटेंट इंक्लूड डिफेमेशन, सेक्सुअलाइज्ड डिपिक्शन एंड थ्रेट which often affect women's mental health and safety. Big tech company claim limited responsibility. अब ये जो कंपनीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है, ठीक है, ड्यू टू सेफर हार्बर प्रोटेक्शन विच शील्ड देम फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, अब ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होता है? ये एक लीगल प्रोविजन होता है ना, जो प्रोटेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को, है ना, फ्रॉम लाइबिलिटी और पेनाल्टी इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट। यदि कोई कंपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है और उसके बाद यदि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये कंटेंट स्प्रेड होता है, तो उस कंपनी को पेनाल्टी देनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, है ना। इसलिए जो कंपनीज है वो बचती हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, ड्यू टू सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, जो शील्ड की तरह काम करता है कंपनी के लिए ना, विच शील्ड देम फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। ओके, misplaced empowerment for women. While technology is frequently promoted as a means for empowerment, तो जो टेक्नोलॉजी होती है उसको empowerment के तौर पर यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, frequently यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। The reality is that online platform often perpetuate bias and allow harmful stereotype to thrive. ओके, लेकिन असल में क्या है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये बहुत बार बायस और हार्मफुल स्टीरियोटाइप को एम्पलीफाई यहाँ पे करते हैं। वुमेन इन पब्लिक पोजिशन फेस टारगेटेड harassment and threat that can intensify over time। तो जो पब्लिक पोजीशन में जो वुमेन्स हैं वो टारगेटेड हरेसमेंट एंड थ्रेट को यहाँ पे फेस करती हैं, जो टाइम के साथ इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। ओके, रेदर देन प्रोवाइडिंग अ सेफ स्पेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव एम्पलीफाइड दिस इशू बाय प्रायोरिटाइजिंग यूजर एंगेजमेंट ओवर सेफ्टी। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, इन्होंने सेफ स्पेस प्रोवाइड करने की जगह, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये एंगेजमेंट को सेफ्टी पर प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जो यूजर है वो ज्यादा एंगेज रहे। ऐसा कंटेंट डाला जा रहा है ताकि जो यूजर है वो एंगेज रहे, ठीक है, लेकिन सेफ्टी पर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो एंगेजमेंट है उसको सेफ्टी के ऊपर यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है, जिससे ये इशू है कौन सा, वुमेन सेफ्टी का, है ना, ये यहाँ पे और बढ़ता जा रहा है। Challenges of moderation and accountability. One key problem is the lack of effective moderation by tech platform, which often neglect or delay action on abuse content. तो एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, इफेक्टिव मॉडरेशन का एब्सेंस होना, है ना। बहुत बार क्या होता है, जो टेक प्लेटफॉर्म होते हैं ये अब्यूसिव कंटेंट को टाइमली एक्शन लिए बिना ही छोड़ देते हैं। ओके, द आर्टिकल emphasizes that tech companies like Meta, Google must take accountability for the harmful impact their platform have on women's lives. आर्टिकल एम्फेसाइज करता है कि जो मेटा और गूगल जैसे कंपनीज है ना, इनको क्या हार्मफुल इंपैक्ट के लिए जो वुमेन्स पर हो रहा है इनके प्लेटफॉर्म पर, है ना, इसके लिए इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। दिस कुड मीन इम्पोजिंग बेटर कंट्रोल ऑन हार्मफुल कंटेंट, प्रोटेक्टिंग यूजर फ्रॉम साइबर बुलिंग एंड अप्लाइंग पेनाल्टीज ऑन रिपीट ऑफेंडर। तो इससे क्या होगा, बेटर कंट्रोल ऑन हार्मफुल कंटेंट, है
है ना, यूजर को साइबर बुलिंग से प्रोटेक्ट करना और रिपीट ऑफेंडर पर पेनाल्टीज इंपोज करना, इस तरीके से काम किया जा सकता है। अब देखिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर इन बिग टेक। द आर्टिकल आर्ग्यू दैट पॉलिसी मेकर शुड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन टेक कंपनी। जो टेक कंपनीज उन पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है यहाँ पे इन्फोर्स करना चाहिए, स्पेशली ऑन इश्यू लाइक डिजिटल हैरेसमेंट, फेक न्यूज एंड यूजर प्राइवेसी। फर्दरमोर टेक फर्म शुड बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए फॉर देयर प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, एंड दे शुड एनेबल सेफर ऑनलाइन स्पेस बाय इंप्रूविंग देयर कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम। ठीक है, तो इनको सेफर ऑनलाइन स्पेस यहाँ पे एनेबल करना चाहिए बाय इंप्रूविंग देयर कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम। द नीड फॉर स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज की यहाँ पे नीड क्या है? सोशल मीडिया कंपनी आर कॉल्ड टू इन्वेस्ट इन बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, एंड क्रिएट पॉलिसी, है ना, पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करनी है दैट सेफगार्ड यूजर प्राइवेसी एंड सेफ्टी स्पेशली फॉर वुमेन्स। द आर्टिकल ऑल्सो हाईलाइट द ब्रॉडर नीड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना, इस आर्टिकल में क्या हाईलाइट किया गया है कि हमको जरूरत है किसकी? एक ब्रॉडर गवर्नमेंट पॉलिसी की और टेक अकाउंटेबिलिटी की। जो टेक कंपनीज है ना, इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए टू प्रायोरिटाइज यूजर वेलफेयर, एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके, कंक्लूजन की बात करें, बिग टेक हैज फेल्ड टू क्रिएट सेफर ऑनलाइन स्पेस फॉर वुमेन, स्ट्रक्चरल चेंज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड द शिफ्ट इन corporate responsibility are essential to address the digital safety and well-being for women in society। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला एडिटोरियल जो है ये एंड होता है ना। तो होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा कि इस एडिटोरियल में हमने क्या कवर किया है, ठीक है, और कैसे कवर किया। तो यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल, टाइम फॉर एक्शन, कंक्रीट एक्शन मस्ट टेक सेंटर स्टेज इन क्लाइमेट मिटिगेशन। इंट्रोडक्शन देखते हैं, अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट एक्शन, द अपकमिंग ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, है ना, जो आने वाला ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे होने वाला? बाकू, अजरबैजान में। प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेशंस टू एड्रेस द पासिंग चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, तो ये जो नेशन है उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको यहाँ पे एड्रेस कर पाए। विद ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग, country aim to limit the increase to 1.5 degrees centigrade above pre-industrial level. Okay. However, scientific assessment states that achieving this require greenhouse gas emission to peak by 2025. अब जो ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करने का जो टारगेट है ना, इस पर साइंस कहता है कि इसके लिए 2025 तक ग्रीन हाउस गैस इमिशन को पिक करना और 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 43% यहाँ पे रिड्यूस करना जरूरी है। करंट कमिटमेंट आर इनसफिशिएंट, ओनली प्रोजेक्टेड टू लोअर इमिशन बाय 2.6% बाय 2030। अभी जो करंट कमिटमेंट है ये काफी नहीं है और सिर्फ 2.6% रिडक्शन का यहाँ पे प्रेडिक्शन है बाय 2030। हाईलाइट द गैप बिटवीन प्लेज एंड नेसेसरी एक्शन, जो क्लियरली यहाँ पे दिखाता है कि जो प्रोमिसेस किए गए थे और जरूरी एक्शन के बीच में यहाँ पे काफी हमको गैप देखने को मिल रहा है। ओके, करंट ग्लोबल इमिशन स्टेटस क्या है? ग्लोबल इमिशन हैव कंटिन्यू टू राइज विद ओनली अ टेम्पररी डिप सीन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ग्लोबल इमिशन लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला था। दिस एम्फेसाइज द अर्जेंसी फॉर कंक्रीट एंड एग्रेसिव एक्शन, तो ये बताता है कि हमको क्या एक एग्रेसिव और कंक्रीट एक्शन यहाँ पे लेने की जरूरत है। टू स्टे विद इन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिमिट, कंट्रीज मस्ट एक्ट स्विफ्टली एंड ड्रास्टिकली। तो अगर हमको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट में ही रहना है तो कंट्रीज को क्या करना है कि अभी से फास्ट और ड्रास्टिक एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। एज एमिशन आर स्टिल ट्रेंडिंग अपवर्ड, पोजिंग अ डायरेक्ट थ्रेट टू ग्लोबल टेम्परेचर गोल, क्योंकि एमिशन जो है वो अभी भी अपवर्ड ट्रेंड पर है, जो क्लाइमेट गोल्स के लिए एक सीरियस थ्रेट है। ओके, चैलेंजेस फॉर डेवलपिंग नेशन, अब जो डेवलपिंग नेशन है उनके साथ क्या चैलेंजेस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। डेवलपिंग नेशन फेसेस अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस as they attempt to transition to cleaner sustainable practices। तो जो डेवलपिंग नेशन है ना, उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि क्लीनर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है ना, जो टेक्नोलॉजी है उनकी तरफ ट्रांजिशन है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, और ये जो प्रैक्टिसेस है ये काफी कॉस्टली है और जो डेवलपिंग नेशन है उनके पास यहाँ पे फंड की कमी है, ठीक है, फाइनेंस की कमी है, तो इसके कारण ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। For this country, shifting away from fossil fuel is economically difficult due to high cost of alternative energy and reliance on fossil fuel based industry for growth। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम
wealthier nation is essential to enable developing country to make this shift in a sustainable manner। तो जो डेवलप कंट्री है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट देना चाहिए किनको, जो डेवलपिंग कंट्री है, ताकि वो सस्टेनेबल मैनर में जो ट्रांजिशन कर पाए। द रोल ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, अब इसकी बात करते हैं। अ क्रिटिकल टॉपिक इन क्लाइमेट नेगोशिएशन इज क्लाइमेट फाइनेंस। अब जो क्लाइमेट नेगोशिएशन होती हैं, जितनी भी नेगोशिएशन होती है, जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, है ना, उसमें सबसे बड़ा क्रिटिकल टॉपिक क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस। क्योंकि जो डेवलप कंट्री है वो फंड देना नहीं चाहती है, डेवलपिंग कंट्री है उनको फंड की जरूरत है, तो इस पर बात बन ही नहीं पा रही है ना। अ क्रिटिकल टॉपिक इन क्लाइमेट नेगोशिएशन क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस, विच रिफर टू फंड एलोकेट बाय वेल्दियर नेशन टू सपोर्ट द ग्रीन ट्रांजिशन इन डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, जो फंड की, फाइनेंस की कमी है ना डेवलपिंग कंट्री के पास, उसको कौन देगा, उनको देगा डेवलप कंट्री, है ना, जो वेल्दियर नेशन है वो प्रोवाइड करेंगे फंड किनको, डेवलपिंग कंट्रीज को। डेवलप नेशन प्लेज $100 बिलियन एनुअली बाय 2020 टू असिस्ट दिस शिफ्ट। ठीक है, तो जो डेवलप नेशन है इन्होंने $100 बिलियन का एनुअली कप यहाँ पे प्लेस किया था बाय 2020। However, this is ongoing confession and limited transparency surrounding the allocation and impact of this fund, with only partial progress towards fulfilling this financial commitment। लेकिन ये जो फंड है ये अभी भी दिया नहीं गया है ना, ऑनगोइंग कंफ्यूजन बनी हुई है, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी सराउंडिंग द एलोकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस फंड, विथ ओनली पार्शियल प्रोग्रेस टुवर्ड्स फुलफिलिंग दिस फाइनेंशियल कमिटमेंट, है ना, तो पार्शियल यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिली है। तो ये कुछ इतना सक्सेसफुल रहा नहीं, है ना, यहाँ पे बात की गई लेकिन कुछ फंड दिया नहीं गया। ठीक है, वो दिया भी गया, थोड़ा बहुत दिया गया, उससे कुछ हुआ नहीं। द पेरिस एग्रीमेंट एंड द ग्रीन क्लाइमेट फंड, 2016 में पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, है ना, इसने एम्फेसाइज किया नीड फॉर अ ग्लोबल क्लाइमेट फंड टू सपोर्ट मिटिगेशन एंड एडप्शन एफर्ट्स। मिटिगेशन और एडप्शन के लिए ग्लोबल क्लाइमेट फंड की जरूरत की यहाँ पे बात की गई। द यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड प्ले अ की रोल इन दिस एफर्ट, बट सिक्योरिंग एंड डिप्लॉइंग दिस फंड इफेक्टिवली रिमेन्स अ चैलेंज। तो ये जो फंड है इसको इफेक्टिवली सिक्योर और डिप्लॉय करना अभी भी यहाँ पे एक चैलेंज बना हुआ है। डेवलपिंग नेशन आर कॉलिंग फॉर अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस रोड मैप दैट इंश्योर मोर कंसिस्टेंट एंड सब्सटेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेल्दियर कंट्रीज। तो जो डेवलपिंग नेशन है ये डिमांड कर रहे हैं किस चीज की, नए क्लाइमेट फाइनेंस रोड मैप की। ठीक है, जो वेल्दियर कंट्रीज के कंसिस्टेंट और सब्सटेंशियल सपोर्ट यहाँ पे इंश्योर करे। कंफ्लिक्ट इन क्लाइमेट नेगोशिएशन, अब जो क्लाइमेट नेगोशिएशन हो रहा है ना, फंड देना है नहीं देना है, इसके ऊपर कंफ्लिक्ट बना हुआ है, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। टेंशन अराइजेस इन क्लाइमेट डिस्कशन ड्यू टू ऑफरिंग प्रायोरिटी बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। अब डेवलप कंट्री, अब जो डेवलप नेशन है उनके अलग प्रायोरिटीज है, डेवलपिंग नेशन है उनके अलग प्रायोरिटीज है, तो इसके कारण यहाँ पे नेगोशिएशन हो नहीं पा रहा है ना, और यहाँ पे टेंशन बनी हुई है डिस्कशन में। डेवलप नेशन एडवोकेट फॉर रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूसेज। जो डेवलप नेशन है वो फॉसिल फ्यूल है उसके यूजेस को यहाँ पे रिड्यूस करना चाह रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है उनकी पूरी इकोनॉमी ही फॉसिल फ्यूल पर टिकी हुई है, तो वो कैसे कम करें, है ना। तो ये क्या है, दोनों की अलग अलग प्रायोरिटी है। येट मेनी डेवलपिंग नेशन फेसेस इकोनॉमिक चैलेंजेस इन मूविंग अवे फ्रॉम दिस रिसोर्सेज, है ना। तो ये जो डेवलप नेशन है वो फॉसिल फ्यूल को छोड़ना चाह रहे हैं, डेवलपिंग नेशन छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट बना हुआ है। डिसएग्रीमेंट ओवर कार्बन मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट and the financial responsibility of developed nation have created a divide, impeding substantial progress in global climate initiative। ठीक है, तो कार्बन मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिसएग्रीमेंट ने ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव को यहाँ पे स्लो कर दिया। नीड फॉर अ बैलेंस अप्रोच टू मूव फॉरवर्ड, अ बैलेंस एक्शन प्लान इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमको एक बैलेंस एक्शन प्लान यहाँ पे जरूरत है, one that support emission reduction while still enabling economic development। जो emission reduction और economic development दोनों को यहाँ पे support करे। The upcoming climate conference is a pivotal opportunity to address these challenges through enhanced financial commitment, clear emission target and timeline that align the interest of both developing and developed nation। तो आने वाला क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एक पाइवटल अपॉर्चुनिटी है इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, है ना, थ्रू एनहेंस फाइनेंशियल कमिटमेंट, क्लियर इमिशन टारगेट और ऐसे टाइमलाइन जो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के इंटरेस्ट को अलाइन करें। कंक्लूजन क्या है, टर्निंग प्रोमिसेस इनटू एक्शन, जो प्रोमिसेस किए गए हैं उनको एक्शन में यहाँ पे बदला जाए, है ना। द आर्टिकल कंक्लूड दैट विदाउट इमीडिएट और कंक्रीट एक्शन द वर्ल्ड रिस्क फेलिंग टू मीट इट्स क्लाइमेट टारगेट which would lead to severe environmental consequence। तो ये जो आर्टिकल है ये क्या कंक्लूड करता है
कि यदि हम कंक्रीट और इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हैं तो इससे क्या होगा, जो वर्ल्ड है वो अपने क्लाइमेट टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, सीवियर एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। द बाकू कॉन्फ्रेंस इज अ चांस फॉर नेशन टू शिफ्ट फ्रॉम प्लेज टू टेंजिबल स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड गोल, है ना। तो बाकू कॉन्फ्रेंस एक मौका है जिसमें नेशंस अपने प्रोमिसेस को टेंजिबल स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, जिससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड गोल को अचीव किया जा सकता है। द कॉल इज क्लियर, नेशन मस्ट प्रायोरिटाइज एक्शनेबल मेजर फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन, इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो मैसेज क्लियर है, नेशन को क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए एक्शनेबल मेजर्स को प्रायोरिटाइज करना होगा ताकि सबके लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर किया जा सके। तो ये हमारा सेकंड एडिटोरियल भी यहाँ पे एंड होता है। ओके, चेकिंग अ कंटेजियन, WHO रिपोर्ट शो इंडिया हैज प्लेज्ड गैप इन टीबी केयर। इंट्रोडक्शन क्या है, रिसेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट आई है ऑन ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस हाइलाइट्स इंडिया अचीवमेंट एंड ऑनगोइंग चैलेंजेस इन कम्बेटिंग द डिसीज, है ना। तो ये रिपोर्ट है, तो ये जो रिपोर्ट है ये प्रोवाइड कर रही है इंसाइट इनटू इंडियाज एफर्ट टू ब्रिज गैप इन टीबी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ओके, प्रोग्रेस इन टीबी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो रिपोर्ट में इंसाइट दिया गया है इंडिया के जो इफर्ट्स है ना, टू ब्रिज गैप इन टीबी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, है ना। तो ये गैप को कम किया है इंडिया ने, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो प्रोग्रेस इन टीबी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट क्या है, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन क्लोजिंग द गैप्स बिटवीन डायग्नोस्ड एंड अनडायग्नोस्ड टीबी केसेस। तो इंडिया ने क्या किया है, जो गैप था इसको काफी कम किया है ना। डिटेक्शन जितने हो रहे हैं, है ना, उतने ही यहाँ पे ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2023 में इंडिया ने रिपोर्ट किए 27 लाख टीबी केसेस, ये क्या है, डिटेक्शन। इसमें से 25 लाख, है ना, यहाँ पे मेडिकेशन इनका चल रहा है, मतलब ये क्या, ट्रीटमेंट। मतलब ये काफी कम है। पहले ऐसा होता था कि जैसे 27 लाख यहाँ पे डिटेक्शन हो रहा है, तो मान के चलो 10-15 लाख जो है यहाँ पे इनका मेडिकेशन चल रहा है, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये गैप काफी ज्यादा था, लेकिन इंडिया ने अपने एफर्ट्स के थ्रू ये जो गैप है इसको कम किया। ओके, इसी पर यहाँ पे WHO की रिपोर्ट आई है। Over 85% of suspected cases are now under treatment, addressing a critical gap. As untreated TB often leads to severe outcomes, with more than 50% of undiagnosed patients coming to the disease. आज हम बात करें 85% से ज्यादा सस्पेक्टेड केस हैं, इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, जो एक क्रिटिकल गैप है इसको यहाँ पे एड्रेस करता है। As untreated TB often lead to severe outcomes, जो अनट्रीटेड टीबी है ये काफी सीवियर आउटकम्स यहाँ पे दे सकता है। हम बात करें विथ मोर देन 50% ऑफ अनडायग्नोस्ड पेशेंट, है ना, जो 50% से ज्यादा जो अनडायग्नोस्ड पेशेंट है उनकी डेथ हो जाती है। एडवांसेस इन मैनेजिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हैव आल्सो इंप्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड शॉर्टेंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का भी अब जो मैनेजमेंट है वो काफी इंप्रूव हुआ है ना। इससे क्या, ट्रीटमेंट आउटकम्स और ड्यूरेशन दोनों यहाँ पे बेटर हुए हैं। डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस, तो WHO का जो डाटा है उसने रिवील किया है कि इंडिया ने अचीव किया है 18% डिक्लाइन। ठीक है, 8 सालों में 18% डिक्लाइन यहाँ पे इंडिया ने अचीव किया, मोर देन डबल द ग्लोबल डिक्लाइन रेट ऑफ 8%, है ना। ग्लोबल डिक्लाइन कितना हुआ है, 8%, और इंडिया ने इसका डबल यहाँ पे अचीव किया, कितना, 18%। दिस प्रोग्रेस अंडरस्कोर्स इंडिया कमिटमेंट टू टीबी इरेडिकेशन, है ना। ये जो प्रोग्रेस है 18% का जो डिक्लाइन है, ये बताता है कि इंडिया का कमिटमेंट जो टीबी इरेडिकेशन के लिए है। However, challenges persist that could hinder the country from meeting the ambitious target of eliminating TB by 2025. लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जो 2025 तक टीबी एलिमिनेशन करने के एम्बिशियस टारगेट को इंपैक्ट कर सकते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है वो हम देखते हैं। परसिस्टेंट चैलेंजेस इन टीबी एलिमिनेशन क्या है, डिस्पाइट नोटेबल प्रोग्रेस, इतनी प्रोग्रेस हुई है उसके बावजूद बात करें हम, तो इंडिया फेस सिग्निफिकेंट हर्डल, कौन कौन से, इंक्लूडिंग लो पब्लिक अवेयरनेस की कमी है, लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इश्यूज ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके, पुअर न्यूट्रिशन इज अ सब्सटेंशियल रिस्क फैक्टर, और जो पुअर न्यूट्रिशन है ना, ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है, और 35 to 45% हम बात करें नए टीबी केसेस का रीजन यही बनता है। माल न्यूट्रिशन एमंग टीबी पेशेंट इंक्रीज मोर्टेलिटी रिस्क, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन टीबी केयर। तो जो माल न्यूट्रिशन होता है ये टीबी पेशेंट्स में मोर्टेलिटी रिस्क को यहाँ पे बढ़ाता है, इसलिए टीबी केयर में न्यूट्रिशनल सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। द गवर्नमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर टीबी पेशेंट हैव एक्सपांडेड कवरेज, बट फंडिंग इज insufficient to fully address the need for
नीड ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन। अब जो गवर्नमेंट का न्यूट्रिशन प्रोग्राम है इसका कवरेज आप देखेंगे ये काफी एक्सपांड हुआ है, लेकिन वल्नरेबल पॉपुलेशन को फुली एड्रेस करने के लिए फंडिंग अभी भी इनसफिशिएंट है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड फंडिंग गैप की बात करें, अब PLOS ग्लोबल हेल्दी स्टडी इंडिकेट है ना, ये जो स्टडी है इसने बताया क्या कि टीबी इंपोजेस कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट ऑन अफेक्टेड फैमिली। ठीक है, तो ये जो स्टडी है क्या कहती है कि जो टीबी के ट्रीटमेंट से काफी फैमिलीज फाइनेंशियली अफेक्ट यहाँ पे होती हैं, स्पेशली दोज विथ सीवियर केसेस, है ना। स्पेशली हम बात करें जो काफी सीवियर केसेस से यहाँ पे डील कर रही हैं वो फैमिली ज्यादा यहाँ पे अफेक्ट होती हैं। WHO एस्टिमेट सजेस्ट दैट up to 20% of TB affected family in India face financially crippling cost। तो जो WHO का एस्टिमेट है ना, ये क्या बताता है कि up to 20% ऑफ टीबी अफेक्टेड फैमिलीज इन इंडिया, है ना, जो इंडिया में 20% ऑफ टीबी अफेक्टेड फैमिलीज है ना, ये फेस कर रही है फाइनेंशियली क्रिपलिंग कोस्ट। ग्लोबल फंडिंग की बात करें, टीबी इरेडिकेशन हैज आल्सो डिक्लाइन। टीबी इरेडिकेशन के लिए ग्लोबल फंडिंग में भी कमी हुई है, विथ इंडिया बजट ड्रॉपिंग फ्रॉम 432.6 मिलियन in 2019 to 302.8 मिलियन in 2023। तो इंडिया का भी बजट यहाँ पे ड्रॉप हुआ है ना, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो ये आप जो डेटा आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी आप डेटा देख रहे हैं कि PLOS ग्लोबल हेल्थ स्टडी है ना, ये हो गया, WHO का जो एस्टिमेट है ये हो गया, है ना, और इंडिया का जो बजट यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ये तीनों डेटा आप कहीं पे नोट कर लीजिए। ये जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, है ना, कहीं पे इसको लिख लीजिए, क्योंकि 2025 में, है ना, टीबी का इरेडिकेशन का प्रोग्राम है ना, कि टीबी को हमको 2025 तक इरेडिकेट करना है, और नेक्स्ट ईयर 2025 का मेंस है, तो चांसेस है कि इसके ऊपर आपसे मेंस में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, इसलिए तो ये जो डेटा है इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, आपको मेंस के आंसर राइटिंग में काफी ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, अभी जो फंडिंग का शॉर्टफॉल है ये काफी मेजर ऑब्स्टेकल है टू अचीव टीबी एलिमिनेशन गोल, especially in light of increasing cases of relapse and more virulent TB strains। Okay, conclusion की बात करें, India has made remarkable progress in TB detection and treatment, demonstrating a commitment to controlling and ultimately eliminating the disease। However, substantial funding and comprehensive support are essential to meet the 2025 eradication target। ठीक है, तो इंडिया ने टीबी डिटेक्शन और ट्रीटमेंट में काफी रिमार्केबल प्रोग्रेस यहाँ पे अचीव किया है, और डिसीज को कंट्रोल करने का जो कमिटमेंट है उसको यहाँ पे इंडिया ने दिखाया है। लेकिन 2025 तक यदि हमको टीबी को इरेडिकेट करना है ना, ये जो टारगेट है इरेडिकेशन का टारगेट, इसको अचीव करना है ना, तो इसके लिए सब्सटेंशियल फंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट की यहाँ पे काफी जरूरत है। Addressing the financial and structural barrier alongside improving public awareness and nutritional support will be crucial to advancing India TB elimination effort। तो फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल बैरियर को यहाँ पे एड्रेस करना है, पब्लिक अवेयरनेस और न्यूट्रिशनल सपोर्ट को इंप्रूव करना है ना, ताकि इंडिया अपने टीबी एलिमिनेशन एफर्ट्स को यहाँ पे अचीव कर पाए। ओके, तो ये हमारा तीसरा एडिटोरियल यहाँ पे एंड होता है। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, है ना। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कौन सा डेटा आपको यहाँ पे नोट करना है, ये आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।